सुबह के 10 बजे हैं। नमस्ते, मैं राशिद। अगर आप दिल्ली में बैठे हैं, मुंबई में हैं, या फिर आप अगर लखनऊ में हैं, या फिर किसी भी प्रदेश की राजधानी में हैं, छोटे शहर में हैं, गांव में हैं, तो याद रखिएगा, 7 समंदर पार दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव चल रहा है। वो चुनाव जिसमें अमेरिका के लिए अंकल सैम की तलाशी की जाएगी, वो चुनाव जिसमें चुना जाएगा दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स, और वो चुनाव जिसमें यह पता चलेगा कि अमेरिका का बिग बॉस कौन होने जा रहा है। क्या वो होंगे डोनाल्ड ट्रंप या फिर जो बाइडेन। हालांकि इलेक्टोरल वोट में अभी तक ये पता चल रहा है कि जो बाइडेन बहुत ज्यादा आगे निकलते चले जा रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या रिपब्लिकन प्रेसिडेंट भारत के लिए बेहतर होगा या फिर डेमोक्रेट राष्ट्रपति भारत की बेहतरी के लिए, भारत के भविष्य के लिए ज्यादा अच्छा है। और यही सवाल है जो हर एक हिंदुस्तानी के जहन में कौंध रहा है, और हर कोई ये जानना चाहता है कि अगर फिर से जीतेंगे ट्रंप तो भारत को क्या मिलेगा। बाइडेन अगर मार लेंगे बाजी तो फिर क्यों ये कहा जाता है, क्योंकि इससे पहले भी ये कहा जाता रहा है कि जितने भी डेमोक्रेट प्रेसिडेंट रहे हैं उनकी नजदीकियां भारत के साथ में ज्यादा रही हैं। लेकिन आपको याद होगा ह्यूस्टन में जिस तरह से हाउडी मोदी प्रोग्राम किया गया था, और हाउडी मोदी प्रोग्राम को ही अपनी रैलियों के फुटेजेस में भी शामिल किया डोनाल्ड ट्रंप ने। तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप भारत के लिए बेहतर रहे हैं, भले ही रिपब्लिकन प्रेसिडेंट रहे। लेकिन हाँ, ये बात जाननी बहुत जरूरी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में दोस्ताना रिश्ता बहुत अच्छा बराक ओबामा का भी रहा है। तो क्या ऐसे में ये माना जाए कि जो बाइडेन भी अच्छा या बेहतर करेंगे। और पिछले दिनों याद करना बहुत जरूरी है, जो बाइडेन ने बार बार ये कहा था कि जो भारत और अमेरिका की सिविल न्यूक्लियर डील रही है, इसकी फाउंडेशन में, इसकी बुनियाद में मैं रहा हूं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि चीन की पॉलिसी में जो भारत की है उसमें कौन सा प्रेसिडेंट ज्यादा फिट बैठता है, और जो पाकिस्तान के खिलाफ पॉलिसी है इसमें कौन सा प्रेसिडेंट ज्यादा फिट बैठता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो हमारी इंडियन जो आर्मी है, आर्मी की जो मजबूती है, हमारा जो डिफेंस सिस्टम है, सीडीएस बन जाने के बाद जिस तरह का डिफेंस सिस्टम है, उसके बाद कौन सा वो प्रेसिडेंट होगा जो भारत के लिए रणनीतिक साझेदार के तौर पर और भी ज्यादा आगे जाएगा। आपको याद होगा कि चीन की घेराबंदी हम किस तरह से कर रहे हैं, क्वाड मुल्कों के साथ मिलकर के चीन की घेराबंदी कर रहे हैं। तो पूरी दुनिया एक ही बात जानना चाहती है कि यूएस प्रेसिडेंट अगला कौन होगा। क्या डोनाल्ड ट्रंप फिर से रिपीट करेंगे। लेकिन अभी जिस तरह के फीलर मिल रहे हैं, अभी जिस तरह की खबर मिल रही है, तुरंत ही खबर को ब्रेक किया जाए। अमेरिका में राष्ट्रपति की रेस में बहुत आगे निकल गए हैं जो बाइडेन, डेमोक्रेट उम्मीदवार। बाइडेन को 209 इलेक्टोरल वोट मिले हैं, डोनाल्ड ट्रंप को 118 इलेक्टोरल वोट मिले। जीत के लिए 538 में से 270 इलेक्टोरल वोट जरूरी हैं। फ्लोरिडा में बाइडेन हार गए हैं, ट्रंप की बड़ी जीत हुई है। जीत के लिए 538 में से 270 इलेक्टोरल वोट बेहद जरूरी है। ट्रंप वर्सेस बाइडेन, कौन बनेगा आखिरकार अमेरिका का बिग बॉस। भारत किसका भाग्य विधाता बनेगा, अभी की बड़ी खबर है। लेकिन इन सभी खबरों के बीच 3 घंटे पहले का डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट क्या कहता है, अगली बैक टू बैक ब्रेकिंग चलाएं। अमेरिकी चुनाव के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया है ट्वीट, मेरे लिए जीतना आसान, हार पचा पाना मुश्किल। हम देश में हर जगह वास्तव में अच्छी हालत में हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है। अमेरिका के लोगों को धन्यवाद देते हुए ट्रंप ने ये ट्वीट किया है, वी आर लुकिंग रियली गुड ऑल ओवर द कंट्री, थैंक यू, ये बोला है डोनाल्ड ट्रंप ने। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि अमेरिका में तनाव बहुत ज्यादा है। लग ये रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जब नतीजे सामने आ जाएं तो फिर हिंसा भी भड़क सकती है। और यही एक वजह है कि बड़े बड़े जितने भी शोरूम्स हैं उन्हें ढक दिया गया है। कहीं पर कार्डबोर्ड लगाए गए हैं, कहीं पर हार्डबोर्ड लगाया गया है, कहीं पर लकड़ी से ढका गया है, कहीं पर बड़े बड़े पोस्टर से ढका गया है। अमेरिका में चुनावी रिजल्ट के बाद हिंसा की आशंका है। व्हाइट हाउस की सुरक्षा पूरी तरह से बढ़ा दी गई है, आसमान से की जा रही है व्हाइट हाउस की निगरानी। इलेक्टोरल वोटों में ट्रंप से बहुत आगे निकल गए हैं बाइडेन, नतीजों से पहले व्हाइट हाउस की सुरक्षा कर दी गई है कड़ी। अभी की यह बड़ी खबर आ रही है। लेकिन 2 तस्वीरें आपके लिए देखनी बहुत जरूरी है। अमेरिका की फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप ने फ्लोरिडा के पाम बीच इलाके में वोट डाला है। साथ ही 2016 की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार रही हिलेरी क्लिंटन ने अपने पति पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के साथ में मतदान किया है। हालांकि बिल क्लिंटन के साथ जो भारत के रिश्ते रहे हैं, और उसे भी देखते हुए ये कहा जाता है कि चाहे वो रिपब्लिकन हो चाहे डेमोक्रेट, भारत आज की तारीख में विश्व महाशक्ति के तौर पर इतना आगे जा चुका है कि प्रेसिडेंट कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, चाहे रिपब्लिकन हो चाहे डेमोक्रेट, भारत के लिए स्थिति अच्छी या बेहतर ही होगी। क्योंकि भारत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्टेट्समैनशिप के साथ में ये बता दिया है कि हाँ, आज का भारत एशिया ही नहीं बल्कि विश्व महाशक्ति के तौर पर उभर चुका है। क्या गेस्ट पैच हो गए हैं मेरे साथ में? एडिटोरियल टीम से मेरी गुजारिश यह है कि क्या गेस्ट मेरे साथ में जुड़े। उससे पहले एक बयान सुनाना बहुत जरूरी है।
जानते हैं अंतिम दौर में ट्रंप ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे भारत के लोगों में नाराजगी आ गई और जो बिडेन ने बिल्कुल कहते हैं ना कि जैसे हिंदुस्तान में होता है मुद्दों को बिल्कुल ऐसे करके लपक लेना और लोग देना, और ठीक उसी तरह से लपका जो बिडेन ने। ट्रंप ने एक डिबेट में भारत की आबोहवा को कह दिया गंदा, बिडेन ने उन पर ट्वीट के जरिए कर दिया पलटवार। दो तस्वीरें मेरे ख्याल से टीवी स्क्रीन पर आप उतारें। एक तरफ तो बयान सुनाएं कि किस तरह से इंडिया की आबोहवा को फिल्दी यानी गंदा कहा था डोनाल्ड ट्रंप ने, एक बार सुने, और उसके बाद जो बिडेन ने किस तरह से ट्वीट करके जवाब दिया था। Look at China, how filthy it is. Look at Russia. Look at India. It's filthy. The air is filthy. Look at China, how filthy it is. Look at Russia. Look at India. It's filthy. The air is filthy. जरा सा भी आपको दिमाग को उलझाना नहीं है, अपने दिमाग को पूरी तरह से आप सुलझा लीजिए, क्योंकि हम बहुत आसान शब्दों में आपको अमेरिका का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन समझाएंगे। आगे तो मैं आपको यह बताऊंगा कि रेड, ब्लू और स्विंग स्टेट क्या होते हैं, जिनके आधार पर ही यह कहा जाता है कि जो भाग्य विधाता हैं इन्हीं तीन के इर्द गिर्द घूमा करते हैं जो अमेरिका का भाग्य विधाता है। लेकिन हाँ, आपके लिए जाना बहुत जरूरी है कि पहले प्राइमरी, फिर कॉकस, उसके बाद कॉन्फ्रेंस, उसके बाद फिर पॉपुलर वोट, इलेक्टोरल कॉलेज। इन चारों की भूमिका क्या होती है, ये चार फेजेस क्या हैं, आगे बहुत आसान शब्दों में मैं आपको बताऊंगा। और याद रखिएगा, बहुत ही आसान शब्द, बिल्कुल भी उलझाऊंगा नहीं मैं। लेकिन सबसे पहले आप ये जानिए कि गेम चेंजर कहां से निकलते हैं, कहां से अमेरिका के गेम बनता है और बिगड़ता है। ये जानने के लिए आपको तीन चीजें याद रखनी है। एक रेड स्टेट, अगला आपको रखना है ब्लू स्टेट, और इसके अलावा स्विंग स्टेट। ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। रेड स्टेट का मतलब ये हो गया लाल रंग। लाल रंग का मतलब सीधे तौर पर अमेरिका में चूंकि दो ही पार्टियां ही आप जानते हैं, एक रिपब्लिकन और एक डेमोक्रेट, जिनके बीच में चुनाव होता है। हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है, लेकिन वहां पर बाइपोलर पॉलिटिक्स है। बाइपोलर का मतलब यह है कि एक ध्रुव पर है डेमोक्रेट, अगले पर है रिपब्लिकन। अब इन दोनों को समझिएगा, एक रंग कहा जाता है रिपब्लिकन का रेड यानी कि लाल, और डेमोक्रेट्स का कहा जाता है ब्लू यानी कि नीला। जहां पर जो रिपब्लिकन वोटर्स जरूरत से ज्यादा हैं, इनके बारे में ये कहा जाता है कि यही है रेड स्टेट, और यहीं से सबसे ज्यादा मजबूती रिपब्लिकन जो उम्मीदवार होता है उसे मिलती है। जहां पर आपको नीली पट्टी या फिर कहीं पर मैप में अगर नीली मार्किंग नजर आती है ना, इन्हें कहते हैं ब्लू स्टेट, और यहीं पर ज्यादातर डेमोक्रेट जो उम्मीदवार होते हैं उनके समर्थक होते हैं। अब इनमें एक बड़ी खास बात है, ये भी समझिए, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। जहां पर भी रेड स्टेट होते हैं ना, वहां पर अपने प्रेसिडेंट के समर्थन में लोग लाल टोपी पहनते हैं, लाल टी शर्ट पहनते हैं, सड़क को पूरी तरह से लाल लाल पोस्टर और बैनर से बिछा दिया जाता है। दीवारों की तरफ आप जाएंगे तो पूरी तरह से लाल लाल बना दिया जाता है, यानी लाल और नीले की लड़ाई है। लेकिन हाँ, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि स्विंग स्टेट क्या होता है। कुछ राज्यों को स्विंग स्टेट कहा जाता है, जैसा कि नाम से ही जाहिर होता है, ऐसे राज्य जहां पर वोटर का मूड कभी भी बदल सकता है, और यही वो स्विंग स्टेट होते हैं जिन्हें बार बार पकड़ने की कोशिश की जाती है। और इसी के लिए नहीं, अभी यहीं पर रुकिएगा। और स्विंग स्टेट के बारे में कहा जाता है कि जैसे एरिजोना हो गया, पेंसिल्वेनिया हो गया, विस्कॉन्सिन, ये सारे स्विंग स्टेट के माने जाते हैं। और यही वो स्विंग स्टेट होते हैं जो हार और जीत के बीच का अंतर तय कर देते हैं, और इन्हीं स्विंग स्टेट को ही अपनी नीतियां बतानी पड़ती हैं, इन्हें ही अपनी रणनीति बतानी पड़ती है, अपनी पॉलिसी बतानी पड़ती है। और 60 के दशक से लेकर के अभी तक जो प्री प्रेसिडेंशियल डिबेट होती है, इसी में अलग अलग कैंडिडेट अपनी पॉलिसीज बताया करते हैं। लेकिन हाँ, ये तो बात हो गई स्विंग स्टेट, ब्लू स्टेट और रेड स्टेट की। आगे मैं आपको समझाऊंगा प्राइमरी क्या होता है, कॉकस क्या होता है, इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है, पॉपुलर वोटिंग क्या होती है, कॉन्फ्रेंस क्या होती है। ये सब कुछ मैं बहुत आसान शब्दों में आपको समझाऊंगा। आपको सिर्फ अगले 1 घंटे मेरे साथ में रहना है। डिबेट को ओपन कर दें, क्योंकि अभी हमारे लिए जानना ये बहुत जरूरी है कि भारत के लिहाज से क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। क्योंकि हमने ये बताया, देखिए मेरे साथ में एक बहुत बड़ा डिग्निफाइड पैनल जुड़ चुका है। गोपाल कृष्ण अग्रवाल बीजेपी के नेता है मेरे साथ, निशांत वर्मा आप राजनीतिक विश्लेषक हैं और कांग्रेस के समर्थक भी हैं, सुरेश गोयल पूर्व राजनयिक हैं, सुमित पीर हैं विदेश मामलों के जानकार, मेजर जनरल के सिन्हा रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ हैं, और दीपक केवड़िया न्यू जर्सी से लाइव मेरे साथ में जुड़े हैं, एनआरआई फाउंडेशन से हैं। और दीपक कांवड़िया जो हैं वो हमारे लिए स्पेशली यूएस की रिपोर्ट लगातार देते रहे हैं। उन्होंने हमें यह बताया था कि न्यूयॉर्क में क्या चल रहा है, विस्कॉन्सिन में क्या चल रहा है, मिनेसोटा में क्या चल रहा है, ह्यूस्टन में क्या चल रहा है। लगातार हमें दीपक जी के जरिए ही पता चलता है। क्यों ना सबसे पहले दीपक जी के पास जाया जाए। दीपक जी, नमस्कार। हिंदुस्तान में जब भी चुनाव होता है ना, हम कहते हैं हाउ इज द जोश।
अभी अमेरिका में जोश जम करके भरा हुआ है, लेकिन अभी चूंकि आप न्यू जर्सी में हैं, यानी अमेरिका की सरजमी पर हैं, आपने अभी तक पिछले 12 घंटे में क्या देखा है और इलेक्टोरल वोट में कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है? क्योंकि 270 का बहुमत है, बहुमत से कौन कितने करीब, कितना दूर है, थोड़ा हमें बताएं। नमस्कार जी। तो पहला अभी जो लास्ट डे था जो वोटिंग का, हमने भी जाके वोट दिया यहाँ पे, तो काफी वोटिंग हुई है टाइम पे। मेरे से अभी तक का रिकॉर्ड वोटिंग हुई है। इवन आज तक न्यूयॉर्क टाइम पे, न्यू जर्सी के टाइम पे वोटिंग लोग कर रहे थे। अब उसके बाद में रिजल्ट आना शुरू हुए हैं। ज्यादातर लोगों को उम्मीद थी कि बाइडेन विल लीड द होल वोट प्रोसेस, बट जैसे बाइडेन अभी लीड कर रहा है, पर काफी स्टेट्स जो रिपब्लिकन स्टेट्स हैं जिनके रिजल्ट्स अभी आना बाकी हैं, जहाँ पे इलेक्टोरल वोट ज्यादा हैं, वो आने बाकी हैं। स्पेशली फ्लोरिडा, जैसे ट्रम्प इज लीडिंग फ्लोरिडा, जहाँ पे 29 इलेक्टोरल वोट्स हैं, और बाकी टेक्सास वगैरह अदर स्टेट्स हैं जहाँ पे इलेक्टोरल वोट्स उनके फेवर में आने वाले हैं, वो बाकी हैं। उस वजह से अब ट्रम्प का ग्राफ 118 पे टिका हुआ है और बाइडेन 209 पे आ गए हैं। तो जहाँ पे बाइडेन का 209 पे आने का सबसे बड़ा रीजन है कैलिफोर्निया में, जहाँ पे इलेक्टोरल वोट्स हैं वो सीधे बाइडेन के फेवर में चले गए हैं, और लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ट्रम्प कुड स्टिल मेक इट अप, और कोशिश काफी स्टेट बाकी हैं, और स्टॉक मार्केट ने भी फ्यूचर्स रिफ्लेक्ट किया है कि ट्रम्प विल मेक द विक्ट्री। हालांकि ये चल रहा है कि बाइडेन कुड आल्सो लीड इट, बट कोशिश जारी है कि ट्रम्प। लेकिन दीपक जी, अभी डोनाल्ड ट्रंप जो बाइडेन से बहुत ज्यादा पीछे हो चले हैं, और कहा यह जा रहा है कि स्विंग स्टेट के जरिए भी बहुत कुछ अभी पता चल जाएगा। स्विंग स्टेट में खासतौर से मैं पेंसिल्वेनिया के आगे बात करूंगा। हालांकि फ्लोरिडा से डोनाल्ड ट्रंप जीत गए हैं, लेकिन जो बाइडेन के लिए अभी भी चांसेस बहुत ज्यादा हैं अलग अलग स्विंग स्टेट्स में। हालांकि इलेक्टोरल वोट में 200+ अभी के लिए फिलहाल हो चुके हैं जो बाइडेन, और कहा यह जा रहा है कि 213 से ज्यादा उनके वोट हो गए हैं, और 270 का बहुमत का जादुई आंकड़ा जो है वो अमेरिका का है। अब मैं एक बार ओपन डिबेट कर देता हूं, सभी के लिए डिबेट को ओपन करेंगे हम। मेजर जनरल के सिन्हा मेरे साथ में है। मेजर जनरल के सिन्हा, एक तरफ है रिपब्लिकन, वहीं दूसरी तरफ है डेमोक्रेट। कहा यह जाता है जो रिपब्लिकन होते हैं परंपरावादी होते हैं, जो डेमोक्रेट होते हैं नव उदारवादी होते हैं, बहुत बार सोशलिस्ट जैसा बिहेव करते हैं। एक जमाना था, 10 साल पहले यह कहा जाता था कि जो डेमोक्रेट प्रेसिडेंट होते हैं ना, ये भारत के लिए बड़े अच्छे होते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के साथ जिस तरह का दोस्ताना हमारा बढ़ा है, मैं सिर्फ ह्यूस्टन के हाउडी मोदी की बात नहीं करूंगा, मैं फॉरेन पॉलिसी को लेकर के बात करूंगा, मैं व्यापार को लेकर के बात करूंगा, मैं डिफेंस स्ट्रैटेजी को लेकर के बात करूंगा। चूंकि आप रिटायर्ड मेजर जनरल हैं के सिन्हा जी, डिफेंस पॉलिसी के लिहाज से हिंदुस्तान के लिए कौन बेहतर, जो बाइडेन या फिर डोनाल्ड ट्रंप? मेजर जनरल के सिन्हा, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मेजर जनरल के सिन्हा, क्या आप तक आवाज आ रही मेरी? आ रही है आपकी आवाज? हाँ, बोले बोले बोले, अपनी बात बोले। मैं ये कह रहा हूं कि यूएस के अंदर में मैं यूएन में रहा हूं, तो थोड़ा मुझे पता है। देखिए, लास्ट 20 इयर्स के अंदर में चाहे कोई भी हो, चाहे वो रिपब्लिकन है या डेमोक्रेट रहे हैं, वो हमारे लिए बहुत अच्छा रहा है। मगर खास करके जो हमने देखा अपस्विंग, खास करके डोनाल्ड ट्रंप के समय एक ऐसा हमें मिला कि पहला एक प्रेसिडेंट था जो कि अपने फर्स्ट टर्म में ही भारत आया, और जिस तरह से चीजें बदली हैं, खास करके हमारे पक्ष में, और जो एशिया पैसिफिक की बात होती थी उसको हम पहले इंडो पैसिफिक में ले आना, इंडो पैसिफिक सारा चीज जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को शिफ्ट कर देना। तो ये तो मैं मानता हूं कि ये रिपब्लिकन के समय ज्यादा हुआ है, ना कि डेमोक्रेट। डेमोक्रेट के समय देखिए 2008 में भी, या फिर 2000 जब हम बात करते हैं 12 की, तो उस समय बहुत सारी चीजें होती थी, बट जमीन के ऊपर में आपको वो चीजें मिलती नहीं थी जो हमें मिला है। हाँ, यदि आप कहें जिस तरह से जो बाइडेन कहते हैं कि जो हमारे को न्यूक्लियर डील हुई थी, उनका बहुत बड़ा, जरूर उनका बहुत बड़ा हाथ था, और उसमें डेमोक्रेट हमारे लिए बहुत बड़े अच्छे साबित हुए थे। पर मेरा मानना है कि आज की परिस्थिति में जो चीजें चल रही हैं, खास करके चाइना में, जो इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर में जिस तरह से क्वाड का गठन हो रहा है,
हाँ। ये हमारे लिए डोनाल्ड ट्रंप का आना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जिस तरह से उन्होंने खास करके जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर में, चाइना के ऊपर में खुल करके सामने आए, ये खुल करके सामने आना बहुत डिफिकल्ट है। क्या ये मेंटेन कर पाएंगे? यदि हम किसी तरह से डेमोक्रेट आ गए, जो बाइडेन, मुझे थोड़ा सा डर लगता है जब कमला हैरिस को मैं सुनता हूं, उनके बारे में बड़े प्यार से पढ़ता हूं, या पहले भी उनको मैंने फॉलो किया है, तो कभी कभी डर सा लगता है कि क्या चीजें, परिस्थितियां बदल जाएंगी। आज के दिन में पूरा विश्व ये परिस्थितियों को बदलने, देखिए सबसे बड़ी चीजें हैं जो हमारी सामरिक, या जो हम जिसको कहते हैं स्ट्रेटेजिक पोस्चरिंग, एकदम ठीक कह रहे हैं आप, वो पीछे ना रह जाए। जी वो हाँ, कहीं एकदम ठीक आप कह रहे हैं। और आज की तारीख में हमने अपनी सामरिक जो पोस्चरिंग है इसे इतना ज्यादा अग्रेसिव कर लिया है ना कि हमें अपना जो साथी है, सात समंदर पार का अपना जो साथी है, यानी विश्व महाशक्ति के तौर पर जो हमारा साथी है, हमें पैरेलल चलने वाला ऐसा चाहिए जो वाकई में सोच हमारी तरह ही रखे, जो ये समझे कि अगर हमारी तरफ किसी ने भी आंखें तरेरी विस्तारवादी नीति के तौर पर अगर कहीं पर भी हमारी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की तो तुरंत ही हम उसको जवाब देंगे, करारा जवाब देंगे, और अपनी पोस्चरिंग में कहीं से भी हम ढीले नहीं पड़ेंगे। लेकिन सुमित पीर, एक बड़ी बड़ी विरोधाभासी दो चीजें हैं, समझिएगा आप। एकदम ठीक कह रहे हैं मेजर जनरल के सिन्हा, उनका कहना यह है कि भाई कश्मीर के इशू को लेकर के बहुत ज्यादा अगर जो बाइडेन आते हैं तो फिर जहन में कई एप्रीहेंशंस आते हैं, जहन में कई रिजर्वेशन आते हैं सुमित पीर। लेकिन दो चीजें हैं, पहला तो यह कि ट्रंप के बेटे ने एक मैप शेयर किया है और कश्मीर को पाकिस्तान में दिखा दिया है। सुमित पीर सुनिएगा, कश्मीर को पाकिस्तान में दिखा दिया है, जिस वजह से डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के अभी शंका के बादल आते हैं। लेकिन जो बाइडेन वहीं पर अगर याद आते हैं ना, मुझे याद आता है 370 को लेकर के और सीएए को लेकर के आज से लगभग 6 महीने पहले जो बाइडेन ने अपने तेवर भारत के अगेंस्ट दिखाए थे। और यही एक वजह है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि कश्मीर की पॉलिसी के लिए कौन ज्यादा सही होगा। राशिद जी कहना है, देखिए राशिद भाई, एक बहुत सीधी सादी सी उसके बाद दीपक जी आपके पास आ रहा हूं। कश्मीर का मुद्दा आया, जहां कश्मीर का मुद्दा आया, ट्रंप ने खुल के भारत का सपोर्ट किया। उनकी मोदी जी से के साथ केमिस्ट्री जो है वो बहुत विजिबल है। और उनसे एक सवाल पूछा गया राशिद जी जब वो यहाँ आए थे, बोला भाई हमें इसे सुनने में यहाँ मुसलमानों का शोषण हो रहा है। उन्होंने बोला कि 6% से अगर 200 मिलियन या मुस्लिमों की आबादी है तो उससे आगे कोई सवाल जवाब का संभव ही नहीं है, उसके आगे कोई सवाल की संभावना नहीं है। आप देखिए जो लेटेस्ट वेपनरी है वो हमें मिल रही है, विदाउट एक्सपोर्ट कंट्रोल मिल रही है। 5 अमेरिका के डिस्ट्रॉयर एयरक्राफ्ट कैरियर, सबसे बड़ा इंक्लूडिंग रोनाल्ड रेगन, अभी साउथ चाइना सी में है। इतना सपोर्ट, इतना विजिबल सपोर्ट जो हमें मिला है वो पहले हमें कभी नहीं मिला। और अब की बार एक बहुत बड़ा फर्क है राशिद भाई, जो डेमोक्रेट्स थे वो इंडिया और पाकिस्तान के बाद एक सांस में करते थे, वो हमें ऐसे मानते थे। बट ये जो प्रेसिडेंट ट्रंप आए, इंडिया यहाँ है, पाकिस्तान यहाँ है, कोई कंपैरिजन नहीं है। एक इंडो पैसिफिक कमांड का बनना बहुत बड़ी चीज है, इंडो पैसिफिक कमांड का बनना बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। अभी हमने मीटिंग भी की उनके साथ, क्वाड का बनना, कल की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, ये सब चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। और चाइना को चेक पे रखने के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप का आना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि देखिए इंडिया का वर्चस्व इतना बड़ा कोई हिला नहीं सकता। बट एक जो सबसे बड़ी चीज है, अगर दो लीडरों की आपस में केमिस्ट्री हो, आपस में दोस्ती हो, उसका बहुत फर्क पड़ता है। और दोस्ती का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। दिल मिले होने चाहिए, दिल मिलने से दिल बात बनती है राशिद भाई। नहीं, लेकिन मेरा मानना यह है जितने भी डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट्स रहे हैं उनके साथ भी तो हमारा दिल मिला रहा है ना। अब आप बराक ओबामा को लीजिए, अभी पिछली बार चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में रहा हो या फिर मनमोहन सिंह के वक्त में ही, बराक ओबामा के बारे में ये कहा जाता रहा है कि उनका भी दिल बहुत ज्यादा मिला रहा हिंदुस्तान के साथ में। हाँ, ये बात आप एकदम ठीक कह रहे हैं कि चाइना पॉलिसी को लेकर के मेरे ख्याल से सुरेश गोयल जी ज्यादा अच्छा और बेहतर तरीके से बताएंगे। इससे पहले कि मैं सुरेश गोयल जी के पास चलूं, दीपक कांवड़िया के पास एक बार फिर से मुझे जाना बहुत जरूरी है। दीपक जी, एक बात ये समझाइएगा, कहते हैं कि भारत के लोग जो है इस बार प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जो भी कैंडिडेट होगा ना उसके भाग्य विधाता रहेंगे। कहने के लिए तो 19 लाख वोटर हैं, लेकिन पूरे अमेरिका के लगभग 0.82% वोटर इन्हीं के जरिए बनते हैं। और कहा यह जाता है प्रेसिडेंट कौन होगा कौन नहीं होगा यह तय करने में जो वहां के हिंदुस्तानी हैं उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। तो उनके जहन में क्या क्या चला है?
पहले मैं राशिद जी एक आपको पहले वो अपडेट करना चाहता हूँ कि उन्होंने इंडिया यूएस रिलेशन के बारे में बोला, और तो उसमें मैं अपडेट करना चाहता हूँ कि पिछले 30 ईयर से कैन बी वर्किंग ऑल द थिंग्स, और मेरे को लगता है कि चाहे डेमोक्रेट्स है चाहे रिपब्लिकन्स है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि इंडिया का फॉरेन रिलेशन और इंडिया का पीएम का प्राइम मिनिस्टर रिलेशंस कैसा है उनके साथ में, कैसा उनके साथ में एटीट्यूड है। और मोदी जी का एटीट्यूड और मोदी जी का दोस्ताना ओबामा के साथ में भी बहुत अच्छा रहा है। हालांकि ओबामा कुड नॉट मेक द डिसीजन, क्योंकि ओबामा के टाइम पे जो डेमोक्रेट्स हैं दे आर रियली हेजिटेंट। वो ट्रम्प एज अ बिजनेसमैन है, उनको मालूम है कि कंट्री के लिए क्या जरूरत है क्या नहीं जरूरत है, स्पेशली चाइना कोविड के आने से वेरी मच पिस्ड चाइना की। लेकिन जानते हैं दीपक जी मेरे ख्याल से सुरेश गोयल जी के पास मुझे जाना चाहिए। मेरे जहन में क्या क्या चीजें आती हैं, मैं बड़ा प्रैक्टिकल सा इंसान हूं, मैं एक बड़ा आम हिंदुस्तानी हूं जो ये सोचता है कि फला देश का प्रेसिडेंट या किसी भी देश का प्रधानमंत्री कोई भी स्टेट हेड अगर है तो मेरे देश को लेकर के वो बोल क्या रहा है। आपको याद होगा कश्मीर पॉलिसी को लेकर के, कश्मीर मैटर को लेकर के एक जगह यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जबान से ये निकल गया था कि भैया इमरान खान मुझसे बात करने के लिए आए, इमरान खान ने मुझे ये कहा है कि मीडिएट करो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 2 महीने पहले मैं मिलकर के आया हूं और उन्होंने भी ये कहा है कि कश्मीर के मसले पर आप मीडिएट कीजिए। उसके बाद जब भारत ने अपनी तरफ से एतराज दर्ज कराया तो अपने बयान से यू टर्न तो लिया ही लिया, अपने बयान का कोई आधार बता ही नहीं पाए। इस तरह की भी पर्सनालिटी डोनाल्ड ट्रंप की है। कहते हैं कि वो प्रेसिडेंट हमारे काम का होता है जिसमें ग्रेविटी होती है, ग्रेविटी जैसे बिल क्लिंटन की, ग्रेविटी जैसे बराक ओबामा की, ग्रेविटी जैसे रिचर्ड निक्सन की, ग्रेविटी जैसे रोनाल्ड रीगन की। कहा यह जाता है कि इस तरह की ग्रेविटी डोनाल्ड ट्रंप पे है नहीं, तो हम कितना ज्यादा एतबार करें। सुरेश गोयल जी अगर मेरी बात आप ध्यान से सुन रहे हो, हमारे लिए हर तरफ के चैलेंजेस हैं। अभी हमारा चैलेंज लद्दाख भी है, हमारा चैलेंज जो है अरुणाचल भी है, हमारा चैलेंज एलएसी पर भी है, हमारा चैलेंज एलओसी पर भी है, नया चैलेंज जो है गिलगित बाल्टिस्तान की तरफ भी है, पाकिस्तान की तरफ से भी है। और पाकिस्तान और चाइना ने जिस तरह की घेराबंदी एशिया में कर रखी है ना, हमारा चैलेंज बहुत बार भूटान की तरफ से आता है, बहुत बार नेपाल की तरफ से आता है। इस लिहाज से इन 2 पर्सनालिटीज में हमारे लिए बेस्ट कौन होगा? हेलो, हाँ सुरेश गोयल जी बोले। ये बीच में सुरेश गोयल जी मैं जानना ये चाह रहा हूं कि भारत के लिए बेहतर कौन, ट्रंप या जो बाइडेन? जी देखिए, ये मैं इतना क्लैरिटी से अभी कहना सही नहीं है कि बेहतर कौन है। 2 चीजें मैं जरूर कहूंगा। एक तो ये है कि डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन दोनों के ही प्रेसिडेंट हमारे लिए काफी फ्रेंडली साबित हुए हैं। आप ये देखिए कि जो इंडिया और यूएसए की न्यूक्लियर डील थी वो शुरू हुई बुश के टाइम पर, बराक ओबामा ने उसको आगे बढ़ाया, रिलेशंस हमारे और मजबूत हुए, और ट्रंप के टाइम पर इसमें और काफी इजाफा हुआ। इंडो पैसिफिक का कॉन्सेप्ट बराक ओबामा ने दिया था, उसको आगे बढ़ाया ट्रंप ने। जी हाँ, बोलते रहे। ठीक है, सुरेश गोयल जी से हमारा संपर्क टूट गया है। निशांत वर्मा के पास में आते हैं। निशांत वर्मा जी, जब भी कभी अमेरिका में चुनाव हो रहा होता है ना, एक नजरिया होता है जो सत्ता में बैठा होता है हिंदुस्तान में, और एक नजरिया होता है विपक्ष का भी। कांग्रेस का नजरिया जाना बहुत जरूरी है क्योंकि सबसे ज्यादा आपने राज किया है, और अमेरिका के साथ रिश्ते किस तरह के बेहतर रहेंगे ये आपसे बेहतर और कोई बता नहीं सकता है। निशांत जी, आपको ट्रंप में हिंदुस्तान के करीबी ज्यादा दिखती है या जो बाइडेन में? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन हाँ जो मुझे समझ में आता है वो ये 2-3 बातें जरूर करूंगा। पहली चीज तो ये है, सबको जान लेना चाहिए कि अगर किसी देश में ट्रंप या बिडेन के बीच में जो भी जीतता है तो उस देश के लिए जो बेहतर है वो उसको चुन के लाएंगे, तो वो हमारे लिए कैसा होगा ये उतना गौण हो जाता है। मुख्यतः अमेरिका के लिए कौन बेहतर है वो चुन के आएगा। इस समय तो ऐसा लग रहा है कि जो बिडेन जो है वो काफी आगे हैं, स्विंग स्टेट्स के परफॉर्मेंस में भी कितना रिपोर्टिंग हो चुका है उसके हिसाब से भी अभी बेहतर लग रहे हैं, तो हो सकता है कि ट्रंप ट्रेल करे। नंबर 2 ये इंपॉर्टेंट है कि मैंने अभी बाकी पैनलिस्ट्स को सुना कि किस तरीके से स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंट मिलिट्री की, उसके हिसाब से इंडिया को बेनिफिट करता है यूएस, और खास करके इस समय ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन।
ये कुछ वैसा लग रहा है जैसे पहले के जमाने में पाकिस्तान बोला करता था कि देखिए कितना स्ट्रैटेजिक फायदा है अमेरिका से उनको। मेरे ख्याल से हिंदुस्तान, भारत, इंडिया खुद सक्षम है अपनी सुरक्षा के लिए और देश और दुनिया के अंदर अपना नाम रखने के लिए। अमेरिका हो, रशिया हो, चीन हो, बाकी देशों के साथ हमारे जैसे भी संबंध रहे हो, हम किसी एक देश की पूंछ पकड़ के नहीं चलते हैं, ये पहले से रहा है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, इकोनॉमिकली अगर देखा जाए तो ये वही ट्रंप हैं जिन्होंने लगभग $6 बिलियन का जो टैक्सेशन का इशू खड़ा किया था, इंडिया को नुकसान हुआ था। नौकरियों का H1B वीजा का क्या हालत किया था, इंडिया को नुकसान किया था। हमेशा कश्मीर को लेकर के जो बड़बोलापन उन्होंने किया, हमारे प्रधानमंत्री की नाक नीचे करी। तो इस तरीके से जो ट्रंप के वर्तन रहे हैं, बात करने के तरीके रहे हैं, ये भारत के फेवर में नहीं रहे हैं, ये भारत को नुकसान करते आए हैं। अंत में ओपनिंग कमेंट में सिर्फ इतना कहूंगा, मे द बेस्ट मैन विन। और वो अमेरिका डिसाइड करेगा, और जिसको भी डिसाइड करेगा याद रहे, जैसा बाकियों ने भी कहा, डेमोक्रेट हो या रिपब्लिकन, उन्होंने हमेशा इंडिया का साथ दिया है हमारी आजादी से लेके आज तक। लेकिन अमेरिका की CIA और उनकी पॉलिसीज पे इंडिया भरोसा ना कभी करता था और ना अब करना चाहिए। हालांकि जिस H1B वीजा की बात आप कर रहे थे ना, रिसेशन के वक्त में ही, इससे पहले के जो प्रेसिडेंट्स रहे हैं उन्हीं लोगों ने लगभग खच्चर फंसाना शुरू कर दिया था। ये से डोनाल्ड ट्रंप की ही बात नहीं है। लेकिन हाँ, गोपाल कृष्ण अग्रवाल के पास में जाना बहुत जरूरी है। और गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी अभी तक, हाँ मैं आ रहा हूं वापस आपके पास आता हूं। निशांत वर्मा जी, गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी चूंकि बीजेपी के आप नेता हैं, प्रवक्ता हैं, आपसे ये जानना मेरा बहुत जरूरी है। एक तो होता यह है कि मैं ये पूछूं कि कौन ज्यादा बेहतर होगा, लेकिन मैं, चूंकि आप एक सरकार का ही रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहे, बल्कि सरकार में मजबूती के साथ में जो फैसले लेने वाले लोग हैं ना, उनके भी जहनो दिल में क्या चलता है आप बहुत अच्छे से जानते हैं। बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार अभी चाहती किसे है, डोनाल्ड ट्रंप को या जो बाइडेन को? देखिए, जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी होती है, हाँ, वह व्यक्ति के ऊपर डिपेंड नहीं करती, वह बहुत हद तक स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करती है। तो मुझे लगता है कि इस वक्त जो इंडो अमेरिकन रिलेशंस हैं, वो स्ट्रेटेजिकली बहुत ज्यादा डिफाइन हो रहे हैं। और पहले केवल हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट थे, वो भी अमेरिका के बहुत ज्यादा इंटरेस्ट इंडिया में नहीं थे, हम ही लोग ज्यादा डिपेंडेंट थे। लेकिन धीरे धीरे अभी पिछले 6 साल में अगर हम देखें तो अमेरिका के भी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट इंडिया के साथ काफी ज्यादा इंटीग्रेट हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो भी जीते वो अमेरिका के अपनी इंटरनल डेमोक्रेसी है, उनके अपनी लाइकिंग है, वो भी करे। लेकिन पिछले लेकिन एक सवाल किया जा रहा है, सुनिए गोपाल जी, एक सवाल किया जा रहा है। ट्रंप के बेटे ने एक विवादित मैप ट्वीट करके शेयर किया है, नक्शे में कश्मीर को पाकिस्तान का दिखा दिया। तो भारत की तरफ से आप लोगों से एक सवाल किया जा रहा है, शशि थरूर ने ट्वीट किया है, उमर अब्दुल्ला ने भी ट्वीट किया है, पीएम मोदी से ये पूछा है, स्टेडियम इवेंट में करोड़ फूकने का ये इनाम मिला है क्या? इसका जवाब क्या देंगे आप? ये तो नक्शे की बात कर रहे हैं, गलत है। इस चीज को सरकार, सुमित भाई आ रहा हूं आपके पास, हाँ, तरीके से लेगी। लेकिन मैं तो पाकिस्तान, ये जो कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ, वो तो कश्मीर ही उठा के चाइना और उसको देने को तैयार बैठे हुए हैं, पाकिस्तान को। पीओके पूरी तरह से उनने अपनी यहाँ बात ये नहीं, ना गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, यहाँ मैं ये बात ही नहीं कर रहा हूँ, समझिए अभी ये बात करने का वक्त नहीं है कि कांग्रेस ने किसे उठा करके क्या दे दिया, निशांत वर्मा ने किसे उठा करके क्या दे दिया, या फिर आपके नेताओं ने किसे उठा करके क्या दे दिया। अभी बात यह है कि हम अपना हित किस पर्सनालिटी में ढूंढे। अभी हम, अब सबसे बड़ी बात यह है, अभी हम अपना हित जो है जो बाइडेन में ढूंढे या फिर डोनाल्ड ट्रंप में ढूंढने की कोशिश करें। और सुमित पीर के पास मैं इससे पहले जाऊं, एक चीज समझानी बहुत जरूरी है, और बहुत ही आसान शब्दों में मैंने कहा था ना कि मैं कहीं पर भी उलझाऊंगा नहीं। मुझे 3 हेडलाइन लेनी है, सभी गेस्ट के पास वापस से लौट करके मैं आऊंगा, फिर से मैं ओपन फोरम दूंगा सभी को। लेकिन उससे पहले एक बार ये समझाइए कि आखिरकार ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता कैसे है, और ये समझाने के लिए मैं कुछ चीजों को बाईपास कर रहा हूं। इसको यहीं पर रुकिएगा, ये पट्टी आगे नहीं बढ़नी चाहिए, ये पट्टी आगे नहीं बढ़नी चाहिए। मैं कुछ चीजों को बाईपास कर रहा हूं। शुरुआती दौर में पहले एक प्राइमरी होते हैं, फिर कॉकस होता है, फिर कन्वेंशन होता है। ये शुरुआती दौर समझ लीजिएगा। इस शुरुआती दौर में क्या होता है ना, कई अलग अलग कैंडिडेट अपना नॉमिनेशन करते हैं। नॉमिनेशन होने के बाद कुछ नाम फाइनलाइज किए जाते हैं। नाम फाइनलाइज करने के बाद फिर जो फेज आता है ना, ये कन्वेंशन के बाद फिर पॉपुलर वोट तक आ जाता है। अब चलाते रहे आप पट्टी और मैं समझाता रहूंगा। होता क्या है, जो वोटर्स
वोटर्स होते हैं ना, सबसे पहले इलेक्टर्स चुनते हैं। हिंदुस्तान की तरह नहीं होता, वोटर्स सबसे पहले इलेक्टर्स चुनते हैं और इन्हीं इलेक्टर्स के जरिए बनता है इलेक्टोरल कॉलेज, और यही इलेक्टोरल कॉलेज जो है बाद में जाकर के राष्ट्रपति का चुनाव करता है। अब सवाल यह है कि फिर पॉपुलर वोट क्या होता है। तो इसे सीधे तौर पर आप समझिए, जो जनता होती है, जो अमेरिका की आवाम होती है ना, अपना एक प्रतिनिधि यानी रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टर के तौर पर चुनती है, और फिर ये इलेक्टर ही जाकर के राष्ट्रपति को चुनता है और इलेक्टर भी उसे वोट देते हैं फिर जाकर के। अब ये जरूरी नहीं है कि जिसे इलेक्टर चुना जा रहा है उसके पसंद के कैंडिडेट ही प्रेसिडेंट चुने, और पिछले 2016 में हमने इस तरह की बातें देखी थी। अब इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है, एक बार वो भी दिखा दीजिए बहुत तेजी के साथ में। हाँ, बदल दें। इलेक्टोरल कॉलेज को लेकर के हालांकि अमेरिका में बड़ी बहस होती रहती है, कुछ लोग इसे गलत ठहराने की कोशिश करते हैं। पॉपुलर वोट के जरिए क्या होता है ना कि 50 अलग अलग स्टेट हैं, 50 अलग अलग राज्य हैं, इनमें 538 इलेक्टर्स चुने जाते हैं और इन्हीं से जाकर के एक फॉर्म होता है इलेक्टोरल कॉलेज। और प्रेसिडेंट बनने के लिए 270 इलेक्टोरल कॉलेज वोट चाहिए। जिस राज्य की जितनी ज्यादा आबादी उससे उतने ज्यादा इलेक्टोरल वोट मिलते हैं, और हर स्टेट से दोनों सदनों के लिए जितने सांसद चुने जाते हैं उतने ही उसके इलेक्टर्स भी होंगे। और इसीलिए अभी यह कहा जा रहा है कि फिलहाल के लिए इलेक्टोरल वोटिंग में जो बाइडेन बहुत ज्यादा आगे चल रहे हैं और ट्रंप हो गए हैं बहुत पीछे। और ये आसान शब्दों में मैंने आपको समझाया है, उलझने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। यहां रुकेंगे हेडलाइंस लेने के लिए, उसके बाद वापस कौन बनेगा मिस्टर प्रेसिडेंट, क्या व्हाइट हाउस में तस्वीर बदलने जा रही है। और व्हाइट हाउस की हालांकि बहुत ज्यादा निगरानी बढ़ा दी गई है, लेकिन इन सभी खबरों के बीच मैं चाहूंगा कि मेरे जो जितने भी एडिटोरियल कलीग्स हैं ये मुझे ये बताएं कि अभी इलेक्टोरल वोट में कौन कहां पर ठहरता है। लेकिन अभी लगभग 20 मिनट पहले की खबर यह है कि इलेक्टोरल वोट में जो बाइडेन बहुत ज्यादा आगे निकल चले हैं। और मैं बार बार एक ही बात कहूंगा, 538 कुल इलेक्टोरल वोट होते हैं और 270 है बहुमत का जादुई आंकड़ा। बहुत आसान शब्दों में समझिएगा, कहीं पर भी मैं फंसाऊंगा नहीं, कहीं पर भी मैं उलझाऊंगा नहीं। जिसे मिल जाएंगे 270 इलेक्टोरल वोट, वो बन जाएगा अमेरिका का प्रेसिडेंट। ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है। और जो बाइडेन फिलहाल के लिए बहुत ज्यादा आगे चल रहे हैं, जो बाइडेन उस डेमोक्रेटिक पार्टी से आते हैं जो 1826 की पार्टी है, और वहीं दूसरी तरफ 1854 की पार्टी है, ग्रैंड ओल्ड पार्टी कही जाती है, रिपब्लिकन पार्टी, जिसका प्रतिनिधित्व करते हैं डोनाल्ड ट्रंप, मौजूदा प्रेसिडेंट। लेकिन वो अभी पीछे चल रहे हैं। लेकिन सवाल हमारे लिए बहुत बड़ा है, जो भी अगला प्रेसिडेंट होगा कश्मीर पर उसकी नीति क्या होगी। लेकिन भारत की पॉलिसी पर वो किस हद तक समर्थन देता है, आतंकवाद के खिलाफ भारत ने जिस तरह का झंडा बुलंद किया है वो किस तरह का समर्थन देता है, भारत की जितनी भी स्ट्रैटेजी है चीन को लेकर के, पाकिस्तान को लेकर के, पड़ोसी मुल्कों को लेकर के, एशिया और पूरी दुनिया के लिए, वो कितनी ज्यादा कारगर होगी, किस शख्सियत के साथ में। सुमित पीर के पास में चलते हैं। सुमित पीर, एक जमाना था हम सिर्फ कश्मीर की बात करते थे, एक जमाना ऐसा भी था जब के वर्ड जहां पर भी आता था, यानी कश्मीर जहां पर भी आता था ना, किसी को भी अपनी जबान पर लाने से डर लगता था। लेकिन आज की तारीख में डर नहीं लगता। आज हम ये कहते हैं कश्मीर तो हमारा था, है और रहेगा। आज हम ये भी कहते हैं 370 का हमने खात्मा कर दिया है, लेकिन हम ये भी कहते हैं पीओके भी हमारा था, है और रहेगा। और हम ये भी कहते हैं गिलगित बाल्टिस्तान तक भी हम जाएंगे ही जाएंगे, वहां पर भी तिरंगा फहराया ही जाएगा। इस तरह की बात या इस तरह का नैरेटिव अपने जहन में रखने वाली शख्सियत किसकी होती है, डेमोक्रेट्स या रिपब्लिकन? देखिए, ये जाहिर सी बात है राशिद भाई कि इस तरह की जो थॉट प्रोसेस है यूजुअली रिपब्लिकन रखते हैं। हाँ। क्योंकि जो नेशनलिज्म है, जो यूफोरिया है, जो अमेरिका फर्स्ट है, ये सब डेमोक्रेट, ये सब रिपब्लिकन का एजेंडा रहा है। मैं आपके एक और सवाल का जवाब देना चाहूंगा कि पिछले 5 साल में क्या बदला है। देखिए, आप जो बयान देते हैं या एक ट्विटर पे ट्वीट करते हैं वो अलग बात है। देखिए, 52% तो ट्रेड बढ़ा है इंडिया यूएसए का। यूएस अभी नंबर 1 ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया का। 5 एयरक्राफ्ट कैरियर जो उनके सबसे बड़े हैं, कब साउथ चाइना सी में आए, इससे पहले अभी आए। MQ-9 ड्रोन जो मोस्ट लेटेस्ट ड्रोन है आर्म्ड, वो अमेरिका यूएस को दे रहा है। ठीक है सर, अभी बेका ट्रीटी हुई है जिससे हमें मिलिट्री सैटेलाइट्स और टारगेट्स का एक्सेस मिलेगा। ये 5-6 चीजें ऐसी हुई है, ट्रेड से लेके इंफॉर्मेशन, वेपनरी और सपोर्ट ऑन चाइना, ये इससे पहले नहीं हुआ। तो ये जो हमारी पॉलिसीज है चाइना या पाकिस्तान को लेके, उसका एक डायरेक्ट समर्थन है। और ये बोल के समर्थन नहीं है, जब आप अपना बेड़ा मुंह करते हो, जब आप हमें हथियार देते हो, और 20 बिलियन के हथियार दिए हैं और विदाउट एनी एक्सपोर्ट कंट्रोल। राशिद भाई, मैंने यूएस एक्सपोर्ट कंट्रोल पढ़ा, वहां रहा हूं, पढ़ा हूं, बट एक्सपोर्ट कंट्रोल इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि आप देखिए F-16 लेटेस्ट दिया पाकिस्तान को, जो आज के डेट में आउटडेटेड है। हमें चिनूक हो, अपाची हो,
स्टेट ऑफ आर्ट मोस्ट लेटेस्ट वेपनरी विदाउट एनी एक्सपोर्ट कंट्रोल दी है, विच इंक्लूड्स टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। ये जो कथनी और कर्मी में जो फर्क दिखा है, ये हमें प्रेसिडेंट ट्रंप के अंदर दिखा है। हमारा जो बड़ा वर्चस्व बढ़ा है, ये प्रेसिडेंट ट्रंप के अंदर दिखा है। लेकिन एक और बात है, भारत का वर्चस्व इतना हो चुका है। सुमित भाई आपको रोकना पड़ा, क्योंकि मैं एक बार सभी के पास बहुत जल्दी करके जाना चाहता हूं, लेकिन साथ ही साथ खबर भी दिखानी और देनी बहुत जरूरी है। सुमित पीर, आप जो बात कर रहे हैं ना कि हमें अमेरिका की तरफ से चिनूक मिल गया, हमें अमेरिका की तरफ से अपाचे मिल गया, ये भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि हमारे प्रधानमंत्री कौन है, हमारा प्रधानमंत्री कितना मजबूत है, हमारी स्टेट्समैनशिप कितनी मजबूत है, हमारी फॉरेन पॉलिसी कितनी मजबूत है, हमारी डिफेंस स्ट्रैटेजी कितनी मजबूत है। मैं इसके बारे में आगे बात करूंगा, लेकिन मैं इसके बाद दीपक जी के पास जाऊंगा। हाँ, एक मिनट सुमित भाई आता हूं। दीपक जी कुछ कहना चाहते हैं? दीपक जी आपके पास भी आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं कुछ दिखाना चाहता हूं। मैंने एक बताया था ना आपको कि ये लाल रंग क्या होता है, मैंने आपको ये भी बताया था नीला रंग क्या होता है। मैंने आपको कहा था ना कि ब्लू स्टेट, रेड स्टेट और इसके अलावा स्विंग स्टेट। अब जूम कर लें पूरी तरह से कैमरा, एक बार मैं दिखाना चाहूंगा कहां से कौन कौन आगे चल रहा है। अगर आप देखेंगे ना, ये अमेरिका का नक्शा है और इसे कितना जूम कर सकते हैं, और भी जूम कीजिए कैमरा कोलीग राहुल से मैं कहूंगा जिसे जितना भी जूम कर सके। यहां पर आप देखिए, जहां पर ये नीला रंग नजर आ रहा है, यहां पर यह बताया जा रहा है कि ये स्टेट्स हैं, अलग अलग स्टेट्स हैं, क्योंकि अमेरिका के कुल मिला जुला करके 50 स्टेट हैं, और 50 स्टेट में ही लगभग 24 स्टेट ऐसे कहे जाते हैं जो कि ब्लू स्टेट माने जाते हैं, और 26 ऐसे हैं जो कि रेड स्टेट माने जाते हैं, और इन्हीं सब के बीच में स्विंग स्टेट इधर उधर चलते रहते हैं। जैसा मैंने बताया था, पेंसिल्वेनिया हो गया, मिनेसोटा हो गया, ये सब स्विंग स्टेट में आ जाते हैं। जहां पर आपको नीला नीला रंग नजर आ रहा है, यहां से जो बिडेन जीत चुके हैं। जहां पर आपको पिंक कलर नजर आ रहा है, यहां से ये पिंक कलर है ना, यहां पर, यहां आप देख लीजिए, ये देख लीजिए, इन सब जगहों पर जो बाइडेन आगे चल रहे हैं, और जहां पर लाल निशान आपको नजर आ रहा है, यहां से असल में जीत मिलती नजर आ रही है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। लेकिन अभी 213 वर्सेस 118 अभी का ताजा अपडेट यही है, 213 वर्सेस 118। डिबेट को एक बार फिर से आप ओपन कर दें, डिबेट को ओपन कर दें। दीपक जी के पास जाना चाहिए मुझे, दीपक जी के पास न्यू जर्सी मुझे लेकर के चले, अमेरिका की सरजमी पर। यह दुनिया की सबसे बड़ी कवरेज है जो अभी हम दिखा रहे हैं। दीपक कांवड़िया जी, डोनाल्ड ट्रंप अगर पीछे हैं, डोनाल्ड ट्रंप अगर हारते नजर आ रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है? क्या कोरोना को लेकर के जो उनकी पॉलिसी है उसमें बहुत बुरी तरह से फेल हुए हैं? क्या यूएस की जनता को यह समझ में आ गया है जो बाइडेन के हाथों में ही भविष्य है? क्या यह माना जाए ठीक उसी तरह से हो रहा है जैसा जॉर्ज डब्ल्यू बुश के साथ में हुआ था, दोबारा प्रेसिडेंट नहीं बन पाए थे? क्या यह माना जाए क्योंकि यूएस में जो फैमिली सेपरेशन पॉलिसी चला दी थी डोनाल्ड ट्रंप ने, उससे बड़ी नाराजगी आ गई थी? क्या ये सभी चीजें बूमरैंग कर गई हैं डोनाल्ड ट्रंप के लिए? आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप का, पहले मैं आपको अपडेट कर दूं कि अभी डोनाल्ड ट्रंप 204 पे आ गए हैं और बाइडेन 227 पे हैं एज ऑफ नाउ। एक बार फिर से दीपक जी एक बार फिर से बताएं, दीपक जी एक बार फिर बताएं। 204 पे आ गए हैं, इलेक्टोरल वोट्स 204 आ गए हैं, और 204, और बाइडेन के भी 227 है। इसे ब्रेक किया जाए दीपक जी बस 10 सेकंड, इसे ब्रेक किया जाए। इलेक्टोरल वोट में 204 पर आगे अभी चल रहे हैं 204 डोनाल्ड ट्रंप, और 227 जो है जो बाइडेन के खाते में अभी जाती हुई सीटें नजर आ रही हैं। मैं बार बार एक ही चीज कहूंगा, 270 है बहुमत का जादुई आंकड़ा। इसे फुल फ्रेम ब्रेकिंग नहीं, ये गलत है, ये गलत है, इसे अपडेट करें। 204 वर्सेस 227, फिर से ट्रंप 204, 227 जो बाइडेन, 204 227। हाँ, एकदम ठीक है। जो बाइडेन को 227 इलेक्टोरल वोट मिल गए हैं, 204 इलेक्टोरल वोटों के साथ बहुत पीछे हैं, अभी भी डोनाल्ड ट्रंप बहुत पीछे चल रहे हैं। 270 बहुमत का जादुई आंकड़ा है। दीपक जी अपनी बात आगे बढ़ाएं। सेकेंड थिंग मैं आपको बताना चाह रहा था, तो अभी यहाँ पे बात हो रही थी कि इंडिया का रिलेशंस और इंडिया के बारे में अमेरिका का क्या। तो इंडिया और अमेरिका का रिलेशंस दो चीजों पे डिपेंड करता है। एक तो इंडिया के फॉरेन रिलेशंस कैसा है, इंडियन गवर्नमेंट का रिलेशंस अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ कैसा है, उसमें चाहे डेमोक्रेट्स है चाहे रिपब्लिकन हो, डजंट मेक डिफरेंस। इंडियन गवर्नमेंट का रिलेशंस किसी इंडियन अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ कैसा है, और अमेरिका की नीड्स क्या है इंडिया से। दूसरा चीज ये है कि इंडियन अमेरिकन जो अमेरिका में रह रहे हैं, जो आज 1% ऑफ द पॉपुलेशन है, जो हाईएस्ट अर्निंग पॉपुलेशन है अमेरिका में आज, जो 100,000 पर कैपिटल पर्सन अर्न करते हैं, एवरेज अर्निंग्स है 58,000 की, इंडियन अमेरिकन अर्न करते हैं ओवर $100,000, जो हाईएस्ट अभी तक अमेरिका में हाईएस्ट अर्निंग पॉपुलेशन है, और 1% ऑफ द पॉपुलेशन हो गई है आज इंडियन अमेरिकन की, जो काफी मायना रखती है। जो
डेमोक्रेट्स, रिपब्लिकन्स, कांग्रेसमैन, सेनेटर सबको सपोर्ट करती है। आगे फंड रेजिंग में सब जगह को इनका बहुत बड़ा रोल रहता है। तो ये पिछले 5 साल पहले ये कभी नहीं था। ये सब हुआ है पिछले 5 साल के अंदर, और उसका सबसे बड़ा आई वुड गिव द क्रेडिट टू पीएम मोदी। मोदी जी की हार्वर्ड 2 रैलियां जो मेडिसिन स्क्वायर गार्डन में हुई, उसके बाद में बड़ी मोदी हुई। अब दीपक जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रभाव ट्रंप पर तो ऐसा है ना कि बस पूछिए नहीं, और इसीलिए पिछला जो इलेक्शन रहा था ना 2016 वाला, उसमें उन्होंने एक नारा भी तो गढ़ा था ना, अब की बार ट्रंप सरकार। बड़ा अच्छा लगता था जब अपनी जबान में जब बोलते थे ना, बिल्कुल वो अंग्रेजी जबान में जब कोई हिंदी बोलता है, बड़ा आनंद आता है, बड़ा अच्छा लगता है। मेजर जनरल के सिन्हा काफी देर से मेरा इंतजार कर रहा है। मेजर जनरल के सिन्हा, अब हमारा अग्रेशन जो पाकिस्तान की तरफ बढ़ने जा रहा है, आज की तारीख में ये वो भारत है जो एयर स्ट्राइक कर देता है, ये वो भारत है जो कि सर्जिकल स्ट्राइक कर देता है। लेकिन पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान चीन के साथ में नजदीकियां बढ़ा रहा है। एक वो पाकिस्तान था एक जमाने में जिसे अमेरिका से मिलती थी खैरात। वो पाकिस्तान था जब अपने बॉर्डर पर तालिबानियों को पालता था ना, अफगानिस्तान वाले बॉर्डर पर। उस जमाने में अमेरिका तब भी खैरात देता था। एक वक्त में ऐसा आ गया था जबकि अमेरिका ने एक स्प्लिट कर दिया था कि ठीक है, हम गुड तालिबान बैड तालिबान में बांट देंगे, अच्छे वाले तालिबानियों के साथ में बात करेंगे, अच्छे वाले तालिबानियों को पाकिस्तान के करीब कर देंगे, पाकिस्तान को हम जो है स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम खैरात देते रहेंगे, यानी डोनेशन हम देते रहेंगे, क्योंकि हमें नाटो फौजों को अफगानिस्तान में लड़ने के लिए भेजना है और अमेरिका का ही रास्ता हमें चुनना है। अमेरिका के ही जितने एयरबेस, पाकिस्तान के ही जितने एयरबेसेस हमें चुनना है। लेकिन अब अमेरिका की स्ट्रैटेजी में आ गया है परिवर्तन। तो ऐसे में जो भारत का अग्रेशन है, क्या इस अग्रेशन को मैच ट्रंप करते हैं या जो बाइडेन? देखिए रशीद साहब, आपने बहुत बड़ी बात कही है और मेरी इतनी बारीकी से कही है, मैं आपको धन्यवाद देता हूं आपकी समझ के लिए। देखिए यहाँ पर बातें होती हैं कि कोई भी आएगा अच्छा होगा, ये मैं मानता हूं, जो भी आएगा अच्छा होगा भारत के लिए। मगर देखिए क्या चीजें हुई हैं 2016 के बाद। अब आप देखिए खास करके जिस तरह से चीजें और परिस्थितियां बदली हैं। 4 मेजर डील्स जो हमारे डिफेंस की मिलिट्री कॉपरेशन की बात है, लिम्बुआ कहते हैं, कोंकासा कहते हैं, बिका, और ये चीजें जो हुई हैं ये डोनाल्ड ट्रंप के समय संभव हुई हैं। देखिए डोनाल्ड ट्रंप के समय जब संभव होता है तो 2+2 18, 19 और 20 में 3 बार हो चुका। 2+2 इतनी बड़ी चीज है, जबकि माइक पॉम्पियो और मार्क एस्पर आते हैं इसी चुनाव के दौरान पिछले महीने, और क्या कहते हैं? वो कहते हैं आपकी धरती से, कहते हैं कि गलवान में जो हुआ वो चाइना का बहुत बड़ा फेलियर था। वो कहते हैं आपको शहादत की, वो जा करके फूल माला अर्पण करते हैं। अब पूरे ये कोई विजुअल ये नहीं है, ये कमिटमेंट है। कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के अंदर में यदि आप देखिएगा कोई चीज यदि उतरी है खरी, तो वो डोनाल्ड ट्रंप के जमाने में हुई है। ये कोई MQ-9 आपने रैपर का नाम सुना होगा, ड्रोन का, ये भारत को मिलने वाला है। जनरल सुलेमानी इसी से मारा गया था। कोई भी, मेरा मानना है, कोई भी आदमी यदि डिसाइसिव नहीं है तो इंडिया को नहीं दे सकता। ये चीजें जब आएंगी तो आपने जो बात किया, जितनी चीजें हुई थी आपके पैक ऑफ रीजन के अंदर में, चाहे वो हक्कानी नेटवर्क हो, चाहे तालिबान हो, तालिबान का भी 2 धड़ा, एक धड़ा जो कि बैड तालिबान और एक गुड तालिबान, जो कि इसी धरती से, इन्हीं जगहों से, पैक ऑफ रीजन से ऑपरेट करते रहे हैं और भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा रहा है। देखिए जब आपको आज CPEC के ऊपर में यदि कोई रोक पाएगा, मेरा ये कहना है, क्योंकि देखिए चाइना को यदि आपको कंटेन करना है पूरे विश्व के अंदर में, क्योंकि वो जो विस्तारवाद है, तो विस्तारवाद को रोकने के लिए इंडिया एक फ्रंटलाइन स्टेट है और उसके ऊपर में बहुत बड़ी शक्तियां पूरे विश्व की जब कंसंट्रेट हो रही हैं, ये नहीं कि हम कोई फ्रंटलाइन स्टेट बन करके लड़ रहे हैं, हम अपने हित के लिए लड़ रहे हैं। आपके ही इस पैनल में एक साहब बोल रहे थे यहाँ बैठ करके अभी थोड़ी देर पहले, मैं उनसे वाकिफ नहीं रखता हूं, तो एक चीज मैं 5 सेकंड और लूंगा। देखिए जब हमारी 62 की लड़ाई हुई, 62 की लड़ाई में हमारे रॉ के एक चीफ ने एक अमेरिकन एम्बेसडर के साथ मिल करके ये तय किया उस जमाने में
कि आप एयरफोर्स और नेवी को नहीं यूज करेंगे। जी सर, मुझे कमर्शियल ब्रेक के लिए चूंकि रुकना पड़ रहा है, लेकिन मैं जितने भी गेस्ट मेरे साथ में बने हुए हैं ना, आप सभी का वक्त बहुत बेशकीमती है और मैं बहुत शुक्रगुजार हूं अपनी पूरी टीम का कि आप हमारे साथ में हैं। लेकिन एक मैं दरख्वास्त करूंगा विद ड्यू रिस्पेक्ट आप सभी लोगों से, क्योंकि निशांत जी खासतौर से मैं आपसे भी दरख्वास्त करना चाहूंगा, मैंने आपसे अभी तक एक ही सवाल लिया है, मैं चाहूंगा कि आप प्लीज मेरे साथ में रहें। गोपाल कृष्ण जी, आप, निशांत वर्मा जी, सुरेश गोयल जी, सुमित पीर जी, मेजर जनरल के सिन्हा और दीपक कांवड़िया जी, प्लीज मेरे साथ में रहें, क्योंकि अब जाकर के हमारी कवरेज दुनिया की सबसे बड़ी कवरेज हो गई है न्यू जर्सी से, चूंकि दीपक जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और दीपक जी आपका ओपिनियन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। मेजर जनरल के सिन्हा हमें अपना डिफेंस ओपिनियन दे रहे हैं, सुमित पीर हमें कश्मीर पॉलिसी के बारे में बता रहे हैं, सुरेश गोयल जी हमें बताएंगे डिप्लोमेटिक वे में यानी कूटनीतिक लिहाज से कौन सा चेहरा हमारे लिए अच्छा है, बेहतर होगा। लेकिन हाँ, यहाँ पर फिर से मैं ये कहना चाहूंगा कि अपनी डिबेट को मैं और भी ज्यादा आगे बढ़ाना चाह रहा हूं और प्लीज सर अपने बेशकीमती 45 मिनट आप सभी लोग मुझे और भी दे दें, ये मेरी गुजारिश है अपनी पूरी टीम की तरफ से। मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक जाता हूं, लेकिन सवाल एक ही है, डोनाल्ड ट्रंप पर ज्यादा वोट जा रहे हैं हमारे पैनल में, लेकिन बहुत बड़ा सवाल यहां पर यह पैदा होता है, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की शांति के लिए क्या कर रहे हैं? एक ऐसे वक्त में जबकि इलेक्शंस चल रहे हैं, एक ऐसे वक्त में जबकि सिलेक्शन चल रहा है, एक ऐसे वक्त में जबकि वोटिंग के बाद फिर काउंटिंग चल भी रही है, वहीं पर यह भी कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा खतरा सिविल वॉर का भी मंडरा रहा है, यानी अपना घर संभाले नहीं